हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, प्रोबेबली उसका आज लास्ट वीडियो लेक्चर है और आज हम ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो दो ही टॉपिक्स इसमें रहते हैं। फर्स्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड सेकेंड इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो कंसंट्रेशन मेज़र करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो एक एक करके हम स्टडी करते चलेंगे, साथ के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहेंगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट करके ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट गिव द हेडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या? It gives the relative amount of solute and solvent present in the solution। तो कितना solute और कितना solvent solution में present है वो हमें किससे पता लगेगा? solution की concentration से। So it is the relative amount of किसका? solute and solvent present in the solution। तो ये हमें पता लग गया कि कंसंट्रेशन से हमें ये पता लगने वाला है कि उसमें कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन को मेज़र करने के तीन जो हैं वो टर्म्स हैं कि कंसंट्रेशन को इन टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है मास बाय मास, या फिर आप कह लो वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट में स्टूडेंट्स क्या होने वाला है? इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ से हमें पता लगेगी मास बाय मास परसेंट या फिर वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें आपको पता लग गया होगा क्या आने वाला है? न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। लास्ट इज द थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विच इज गिवन बाय, इसमें क्या आने वाला है फिर? दोनों की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब इनका मतलब समझ लो। अब अगर स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है ना कि 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, सपोज ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऐसा कुछ गिवन है, या फिर 10% वेट बाय वेट की जगह m/m आ सकता है क्योंकि वो मास बाय मास भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम्स किसका? NaOH का किस में डिजोल्व हो रखा है? 100 ग्राम्स सॉल्यूशन में। समझ में आया? हमेशा 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर दिया हो 10% m/v NaOH सॉल्यूशन, अगर ये दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट 10 ग्राम्स ऑफ NaOH वो किस में प्रेजेंट है? इट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूशन के लिए कौन सी टर्म यूज हो रही है? वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? अगर ये लिखा हो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 मिलीलीटर NaOH
वो किस में डिजोल्व हो रखा है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये तीनों टर्म्स का आपको मतलब पता लग गया होगा कि 10% मास बाय मास का मतलब उतना ग्राम सोल्यूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मास बाय वॉल्यूम का मतलब उतना वेट सोल्यूट का प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब उतनी वॉल्यूम प्रेजेंट है सोल्यूट की 100 ml सॉल्यूशन में। तो ये तीनों टर्म्स जल्दी से नोट डाउन करो। फिर अब हम करने वाले हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, फिर उसमें इनको इन्वॉल्व करके फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें से फोर्थ जो है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो कितने सॉल्यूट के मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं, वही उस सॉल्यूशन की क्या होती है, मोलैलिटी। सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी से हमें पता लगने वाली है मोलैलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। सो स्मॉल m विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में होना चाहिए, इन किलोग्राम्स। अगर सपोज मास हमें सॉल्वेंट का किलोग्राम्स की जगह किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में, तो फिर यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो मास अगर किस में दिया हुआ है, इन ग्राम्स, तो फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मोलैलिटी हमें पता लग जाएगी। ठीक है? तो मोलैलिटी से हमें पता लग रहा है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रखे हैं। ठीक है? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें बात हो रही है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और मोलैरिटी में 1 लीटर हम वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन की, उसमें पता करेंगे कि कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो रखे हैं, उससे हमें पता लगेगा कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, कितने मोलर सॉल्यूशन वो है, 1 मोलर है, 2 मोलर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इट गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? तो इसका जल्दी से हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो m विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर्स में। बट सेम केस अगर मिलीलीटर्स में होगी तो यही फॉर्मूला क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा थोड़ा सा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो वॉल्यूम किस में होगा, मिलीलीटर्स में। तो फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। ये एक्चुअल में 1000 क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो मिलीलीटर में लेते हैं उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो वही 1000 दोनों केसेस में ऊपर पहुंच रहा है। तो ये 2 टर्म्स हैं। अब जो पहली 3 टर्म्स की हैं और ये 2 टर्म्स मिला के कंबाइंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि फिर इनका यूज करना भी आ जाएगा हमें। ठीक है? और फिर उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद फिर हमें आगे मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे जाना है। तो जल्दी से नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं जल्दी से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने की हैं वो सभी इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है? तो मैं लिखता हूँ
कि सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोलैरिटी कैपिटल M, दोनों चीज़ें पता करनी है ऑफ 40% NaOH सॉल्यूशन, और ये 40% दिया हुआ है वेट बाय वेट, एंड सपोज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, हमें क्या पता करना है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है वेट बाय वेट का मैंने अभी क्या मतलब बताया था, 40% NaOH सॉल्यूशन वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 40% NaOH वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 40 ग्राम्स NaOH इट इज बीइंग डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व हो रखा है वो, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। यही बताया था कि जितनी भी परसेंटेज दे रखी हो उतना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हो रखा है 100 ग्राम्स सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 40 ग्राम क्या है, NaOH, तो बाकी का क्या बचा, NaOH तो सॉल्यूट का काम कर रहा है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वो किसके इक्वल आया फिर, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो 60 ग्राम्स क्या प्रेजेंट है उसमें, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मोस्टली केसेस में क्या होगा हमारे पास, वाटर, तो हमें सॉल्वेंट भी पता लग गया, सॉल्यूट का मास भी पता है, सॉल्यूशन का मास भी पता है। ठीक है, मोलैलिटी तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बट यहाँ पे मास सॉल्वेंट का किस में आया है, ग्राम्स में, तो ग्राम्स वाले फॉर्मूले में क्या होता था, 1000 से मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 40 ग्राम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता लगता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40, तो गिवन मास भी 40, मॉलिक्यूलर मास भी 40, इसका मतलब 1 मोल पूरा NaOH का डिसॉल्व किया हुआ है। सो 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 60 इंटू 1000। ठीक है, 0 से 0 गया, सो 100 बाय 6 एंड दिस इज 6 1 जा 6 40, 6 6 जा 36, फिर से 6, तो 16.66 मोलर सॉल्यूशन ये है। ठीक है ना, तो मोलर सॉल्यूशन मोलैलिटी हमें पता लग गई। अब क्या पता करना है, मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी इज गिवन 1.2 इज इक्वल टू, डेंसिटी हम किसकी ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर मास भी किसका लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी की जगह हमने वैल्यू डाल दी, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स वो भी हम डाल देते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, वो हमें पता करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 अपॉन ये क्या पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 लगेगा, और वो 10 फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो गया 1000 अपॉन 12। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 4 3 जा 12, 4 से ये आ गया 250, और इसको भी अगर हम करें तो ये इतना ही ले लेते हैं सपोज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 250 अपॉन 3 मिलीलीटर्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता है, अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करने की ज़रूरत है और हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे वॉल्यूम हमें किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में। और ये क्यों आया, ये आपको पता है, क्योंकि ये ग्राम्स पर मिलीलीटर था, ठीक है ना, तो इस वजह से ये आया है। अगर आप यहाँ पे यूनिट डालोगे, दिस इज ग्राम्स पर ml, एंड ऊपर सिर्फ यूनिट क्या है, 100 ग्राम्स, तो ग्राम्स तो से ग्राम्स तो कट गया, ml ऊपर पहुंच गया, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर मिलीलीटर में आई है। तो उसमें किससे मल्टीप्लाई होता है, 1000 से। पुट कर दो वैल्यूज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 1 ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है 250/3, वो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इंटू 1000 है, सो 250 इंटू ये हो गया 4, 4 3 जा 12। सो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 मोलर सॉल्यूशन ये है। तो अब आपको पता लग गया कि वेट बाय वेट से हमने सबसे पहले पता लगाया कि 40 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रखा है, वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आया, फिर यहाँ पे पुट किया तो मोलैरिटी की वैल्यू आई, उसके बाद डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल ली, फिर मोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। फिर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म करते हैं मोल फ्रैक्शन। So students, let us do our next concentration term, which is mole fraction. Mole fraction is the 6th concentration term. मोल फ्रैक्शन में आपने ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब हमें पता लग रहा है इससे, फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट उसके मोल्स एंड फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसके मोल्स का, ठीक है ना। तो कितने जो मोल्स हैं सोल्यूट के उसकी फ्रैक्शन पता लग रही है, एंड सॉल्वेंट के मोल्स की भी इससे हमें फ्रैक्शन पता लग रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस x, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि सपोज A जो है वो सोल्यूट है और B वो हमारा सॉल्वेंट है, दो ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो फिर इसकी मोल फ्रैक्शन को XA से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी मोल फ्रैक्शन को XB से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएंगे, सोल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी, ऐड कर दो। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस में Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब इस पे जल्दी से अगर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लें, लेट्स से हम वही ले लेते हैं फिर से, ठीक है। सपोज हमने ले लिया 20 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन, किसमें ये प्रेजेंट है, लेट्स से अपना अगर मैं ले लूँ 720 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हमने डिसॉल्व किया है 720 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो ये काम कर रहा है हमारे लिए सोल्यूट का, एंड वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें अगर उसने कह दिया क्या कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन हमें पता करनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सोल्यूट ये है, तो इसके हमें क्या पता करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करने पड़ेंगे सॉल्वेंट के भी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वही है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम सोल्यूट के निकालेंगे, इसको फिर से हम A कह रहे हैं और दिस इज B सॉल्वेंट, तो Na गिवन मास कितना है 20, मॉलिक्यूलर मास अभी फाइंड आउट किया था 23 + 16 39 + 1 40, 1/2, इट मीन्स दिस इज 0.5 मोल्स, ठीक है। 720 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है 720, ठीक है।
एंड इसका मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है 18, है ना। सो 18 4 जा 72 0, सो 40 मोल्स किसके प्रेजेंट हैं हमारे पास सॉल्वेंट के, ठीक है। Na की वैल्यू भी आ गई, Nb की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज Na अपॉन Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए सोल्यूट के 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 40, तो ये कितना आ गया 0.5 अपॉन 40.5। तो इसका 10 और इसका 10 एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, तो 5 अपॉन 405 बचेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/81। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता कर लेते हैं। Nb अपॉन Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 40 अपॉन 0.5 प्लस 40, सो दिस विल बिकम 40 अपॉन 40.5। पॉइंट हटेगा 10 लगेगा ऊपर जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 400 अपॉन 405। 5 से काटेंगे तो 81 एंड दिस इज 80, दिस इज XB। अब एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू डालते हैं XA प्लस XB। XA की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 81, XB कम्स आउट एज 80 अपॉन 81। एलसीएम लो 1 प्लस 80, 81 अपॉन 81, दिस इज 1। हमेशा ध्यान रखना दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो हमेशा किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, यूनिटी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। इसके बाद अब हम करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट, फिर ये जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है वो हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो जल्दी से ये नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या पता लगेगा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हो रही है वो कितने ग्राम्स होने वाली है, ठीक है ना। उसमें हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मास पता लगेगा किसके मदद से, लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। अब लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होगा, रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो कि टोटली कंज्यूम हो जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। टोटली कंज्यूम का मतलब जितना हम ले रहे हैं वो सारा ही यूज़ हो रहा है किसकी फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। सो लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द रिएक्टेंट which gets totally consumed in a chemical reaction, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम हो रहा है, पूरा यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, वो हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, इसकी क्यों यूज़ पड़ेगी, टू नो द अमाउंट ऑफ product used to know the amount of product formed, ठीक है। तो इसकी हमें इसलिए यूज़ जो है ज़रूरत है लिमिटिंग रिएजेंट की। अब अगर मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, सपोज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये मिलके बनाते हैं कौन सी गैस, अमोनिया गैस, ठीक है। इक्विलिब्रियम का साइन ना लेके सिंगल ही एरो ले लेता हूँ मैं, सपोज ये, ठीक है। दिस इज अमोनिया गैस। बैलेंस नहीं है ये, तो बैलेंस इसको करना पड़ेगा। 3H2 तो 6 हो गया, 2 टाइम्स ये 6 हुआ, अब ये बैलेंस है, ठीक है ना। तो N2 प्लस 3H2 इज गिविंग 2 molecules ऑफ अमोनिया। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अमोनिया गैस, ठीक है। तो अब आप इसमें देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन का कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल।
हाइड्रोजन का 3 मोल्स, तब जाके प्रोडक्ट कितना बन रहा है 2 मोल्स, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब अगर इसी रिएक्शन में हम समझें, सपोज हमारे पास नाइट्रोजन के, मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन के अपना 2 मोल्स हैं और हाइड्रोजन के 9 मोल्स हैं। क्वेश्चन उसने पूछा है बताओ इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो 2 मोल्स और 9 मोल्स। अब हमें पता है कि अगर नाइट्रोजन कितना यूज़ हो 1 मोल, तो उसको 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो इतनी अमोनिया बना दे। तो 2 मोल्स का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कितना यूज़ कर रहा है 3 मोल्स, तो 2 मोल वो कितना यूज़ कर लेगा 6 मोल्स, है ना। तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वो कितना यूज़ कर पाएंगे 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या रह गए 3 मोल्स ऑफ H2 स्टिल रिमेनिंग, अभी भी ये बाकी हैं। जबकि नाइट्रोजन की बात करें तो टोटली ये कंज्यूम हो चुका है, इसके हमने कितने उसने क्वेश्चन में दिए थे 2 मोल्स, सो दिस इज टोटली कंज्यूम्ड। तो इस केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ वो क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन बिकॉज इट इज टोटली कंज्यूम्ड। और अगर मैं पूछूं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन अमोनिया कितने मोल्स बनेंगे 1, और जब 3 मोल्स थे तब कितने बने थे 2। इस बार सब कुछ डबल हो रहा है, 1 का 2, 3 का 6, तो फिर इधर भी डबल होगा और 4 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जब ये टोटली कंज्यूम हो गया तब जाके 4 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस हुए। तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक, छोटा सा समझ आ गया होगा ये, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा इसमें से बताओ 2 रिएक्टेंट दिए होंगे, इसका इतना मोल्स उसका उतना मोल्स, तो इसमें मेन काम आ जाता है इसका रिएक्शन की बैलेंसिंग का। अगर बैलेंस करना आता है तो फिर ये जो सारा कंसेप्ट है वो इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा चैप्टर हमारा आज हो गया है कंप्लीट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर सकते हो आप वीडियो पे। इस चैप्टर के बाकी के अगर कोई भी पार्ट आपने मिस किया है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक वहाँ पर क्लिक कर सकते हो, कुछ थंबनेल्स आपकी स्क्रीन पे भी आ गए होंगे। चैनल स्टूडेंट्स अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हम नए नए चैप्टर्स जो हैं वो फिनिश करते जाएंगे, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, प्लेलिस्ट भी है तो पूरी प्लेलिस्ट से आप रिवाइज भी कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।